नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जमीन किसी गांव में कितने प्रकार की होती है, उन जमीनों का क्रय विक्रय कैसे होता है, रजिस्ट्री कैसे होती है और रजिस्ट्री के बाद उसकी दाखिल खारिज कैसे होती है, किस प्रकार की जमीन को आप खरीद सकते हैं, किसे नहीं खरीद सकते, किस कास्ट के लोगों की जमीन आप नहीं खरीद सकते, यानी किस वर्ग के लोगों की जमीन आप नहीं खरीद सकते, किसकी खरीद सकते हैं, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल से अब मैं समझाऊंगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में वीडियो के अंत तक होते होते नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी एक गांव में जो जमीन होती है, यानी कि जो भूमि होती है, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, पहले हम इसकी चर्चा कर लें। तो जो भूमि होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। भूमि कितने प्रकार की होती है? दो। मैं उस प्रकार में नहीं जा रहा हूं कि जब आप कृषि में पढ़ते हैं कि मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उस मिट्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं भूमि की बात कर रहा हूं। तो भूमि दो प्रकार की होती है। एक होती है शासकीय, समझिएगा ध्यान से, शासकीय भूमि, और एक होता है और लगानी भूमि। यानी भूमि को हमने दो भागों में बांटा, शासकीय और लगानी। पहले इनको समझ लेते हैं। शासकीय का मतलब क्या है? शासकीय का मतलब सरकार की जमीन, शासन की जमीन। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा। ठीक, ये सरकारी जमीन है। लगानी का मतलब पर्सनल जमीन, जिस पर आप लगान देते हैं सरकार को। आप खेती करते हैं, ठीक है, या घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये आपके नाम से है, लेकिन आप सरकार को लगान देते हैं कुछ, तो उसे लगानी कहते हैं। तो शासकीय और लगानी। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। लगानी भूमि भी दो प्रकार की होती है। लगानी यानी कि जो पर्सनल भूमि है, जो किसी के नाम से है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पुश्तैनी, पुश्तैनी, और एक होती है रजिस्टर। पुश्तैनी भूमि और रजिस्टर्ड भूमि। पुश्तैनी का मतलब होता है वो जमीन जो आपके पूर्वजों से मिली है, आपके पिताजी से मिली है, आपके दादाजी से मिली है, वो जमीन पुश्तैनी है। और इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती, ये अपने आप वरासत या फिर वसीयत के माध्यम से आपके नाम से होती है। एक होती है रजिस्टर्ड, ये आपकी पुश्तैनी, मतलब ये आपके वंशजों से नहीं मिलती, आपके पूर्वजों से ये नहीं मिलती, इसे आप खरीदते हैं। आपके पिताजी ने नहीं खरीदा था। अगर आपके पिताजी ने खरीदा था फिर आपको मिल गई, तो फिर वो आपके लिए पुश्तैनी है, आपके पिताजी के लिए रजिस्टर्ड है। लेकिन आप रजिस्टर्ड आपके लिए तभी होगी जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे, यानी कि आप खरीदेंगे। तो लगानी भूमि दो प्रकार की, पुश्तैनी और रजिस्टर्ड। अब इधर आते हैं शासकीय में। तो शासकीय भूमि भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, यानी कि सरकारी भूमि दो प्रकार की। एक होती है पड़त और एक होती है आबादी। आबादी की जमीन और पड़त। पड़त को वन विभाग भी बोलते हैं, ठीक है, वन। पड़त का मतलब वन, जिसमें जंगल है, मतलब पेड़ पौधे लगे हैं। और आबादी में, आबादी जमीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नजूल की और एक होती है पट्टे की। नजूल का मतलब जो न सरकारी हो न किसी के नाम से हो, कोई रिकॉर्ड उसका ना हो, उसे नजूल कहा जाता है। अब आजकल इसका भी पट्टा मिलने लगा है, ठीक है। लेकिन एक जो पट्टे की जमीन होती है, इसमें आपको फिर आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा नवीन प्रति, ऊसर, बंजर, ये सब प्रकार की जमीनों का पट्टा होता है और ये आबादी में ही आती हैं। नजूल का मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, पड़त का मतलब वन विभाग, पुश्तैनी और रजिस्टर्ड ये लगानी है। तो इस तरह से भूमि का हमने बंटवारा किया, इस प्रकार की भूमि होती है। अब आप इधर की जमीन कोई खरीद नहीं सकते, यानी कि शासकीय भूमि न आबादी में पट्टे वाली खरीद सकते हैं, न नजूल की खरीद सकते हैं, न पड़त की खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी है। हाँ, आबादी वाली जमीन का पट्टा करा सकते हैं।
यानी आपके नाम से हो सकती है, लेकिन खरीद नहीं सकते। सरकार आपको दे सकती है पट्टे पर। इधर की जमीन आप खरीद सकते हैं, पुश्तैनी जमीन भी खरीद सकते हैं और रजिस्टर्ड। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस प्रकार की हम जमीन खरीदते हैं। तो पुश्तैनी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, रजिस्टर्ड खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन से व्यक्ति जमीन बेच सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति जमीन खरीद सकते हैं। देखिए, आपके सामने हमने 3 कैटेगरी लिखा है, सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति यानी कि दलित। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति अगर जमीन बेचना चाहें तो वो किसी को भी बेच सकते हैं। सामान्य व्यक्ति सामान्य में भी बेच सकते हैं, पिछड़ों को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं और इनको भी बेच सकते हैं। अभी मैं बेचने की बात कर रहा हूं। सामान्य व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन या रजिस्टर्ड जमीन इनको भी दे सकते हैं, अपने कैटेगरी वालों को भी दे सकते हैं और इनको भी दे सकते हैं। पिछड़े व्यक्ति जो हैं वो अपनी जमीन अपने में भी दे सकते हैं, सामान्य वालों को भी दे सकते हैं और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति वालों को भी बेच सकते हैं। तो बेचने के क्रम में ये दोनों किसी को भी बेच सकते हैं। ठीक, अब आती है बात अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी। तो ये लोग अगर जमीन अपनी बेचना चाहते हैं तो इनके पास 2 प्रकार की जमीन होती है। एक होती है खेती करने वाली जमीन और एक होती है प्लाटिंग करने वाली, यानी कि जिसमें आप घर बना सकते हैं। जमीन 2 प्रकार की, एक खेती वाली और एक प्लाट करके बेचने वाली। तो अगर इनकी कोई प्लाट वाली जमीन है जिस पर ये खेती नहीं करते, तो उस जमीन को वो किसी को भी बेच सकते हैं बिना किसी की अनुमति के। यानी अनुसूचित जाति में भी दे सकते हैं, पिछड़ों को भी दे सकते हैं, सामान्य को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। यानी अपना घर बेच सकते हैं, कोई सामान बेच सकते हैं, प्लाटिंग के लिए कोई जमीन खरीदी है तो वो बेच सकते हैं। लेकिन जिस पर ये खेती करते हैं, यानी कि खेती करने वाली जमीन सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति में ही बेच सकते हैं, पिछड़ों को और सामान्य को नहीं बेच सकते। अगर ये लोग खरीदना भी चाहें और ये बेचना भी चाहें तो शासन इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन एक कंडीशन में अनुमति देता है। वो कंडीशन क्या है कि इनके पास अगर खेती करने वाली जमीन 3 एकड़ से ज्यादा है, 3 एकड़, बात समझ रहे हैं? 1 एकड़ में प्रयागराज में 32 बिस्वा होता है, यानी लगभग 1.5 बीघा से थोड़ा ज्यादा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 एकड़ में कितना हुआ। आपके यहाँ जो भी होगा आप समझ रहे होंगे। 3 एकड़ ध्यान रखिएगा। 3 एकड़ से ज्यादा जमीन है, मान लीजिए 4 एकड़ जमीन है, तो 3 के बाद 4 यानी कि 1 एकड़ बच रही है। तो उस 1 एकड़ को ये इनमें बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के वो भी नहीं बेच सकते, 3 एकड़ के ऊपर वाली भी। और अगर 3 एकड़ के अंदर ही है तब अनुमति भी उनको नहीं मिलेगी, अर्थात वो चाहकर भी नहीं बेच सकते। तो मुझे लगता है कि बेचने के क्रम में आप समझ गए कि कौन जमीन बेच सकता है, किस प्रकार की जमीन बेच सकता है। अब खरीदने के क्रम में आया तो अभी वही बात हुई, जो बेचने वाली है वही खरीदने वाली है। ये सामान्य की खरीद सकता है, पिछड़ों की खरीद सकता है, इनकी नहीं खरीद सकता। ये अपने में खरीद सकता है, इनकी खरीद सकता है, इनकी नहीं, और ये सबकी खरीद सकते हैं। यानी ये बेच सिर्फ अपने में सकते हैं लेकिन खरीद सबकी सकते हैं। और एक कंडीशन में मैंने आपको बताया कि कौन सी जमीन अपनी ये बेच सकते हैं खेती करने वाली, जब 3 एकड़ से ज्यादा हो और वो भी कलेक्टर की यानी कि जिलाधिकारी की अनुमति से, उसके बिना नहीं। तो अब समझ में आ गई बात कि जमीन आप कौन सी खरीद सकते हैं और कौन सी नहीं। जमीन खरीदने के बाद जमीन की रजिस्ट्री होगी, जिसे आप बोलते हैं बैनामा। देहाती भाषा में बैनामा बोला जाता है और अंग्रेजी में उसको रजिस्ट्री बोलते हैं। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस में होती है, रजिस्ट्रार करता है, तहसीलदार नहीं करता। समझिएगा ध्यान से, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है और ये जिले में होती है। और इसके लिए बेचने वाले का फोटो, खरीदने वाले का फोटो,
एक बेचने वाले की तरफ से गवाह, एक खरीदने वाले की तरफ से गवाह, तो कुल 2 गवाह होते हैं। और जमीन कितने की खरीदी गई इसका भी जिक्र होता है, यानी ये भी लिखा जाता है। जमीन का पूरा विवरण उसमें लिखा जाता है। जमीन खरीदने के बाद यानी कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज का क्रम आता है, यानी कि जमीन की दाखिल खारिज होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि दाखिल खारिज होता क्या है, दाखिल खारिज का मतलब क्या है। तो दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जमीन का मालिकाना हक में बदलाव करना, जमीन का मालिकाना हक में बदलाव करना। यानी कि अगर जमीन पहले रमेश के नाम से थी और सुरेश ने रमेश से खरीद लिया, तो अब वो जमीन रमेश के खतौनी से कट करके सुरेश की खतौनी में दर्ज हो जाएगी। तो एक की खतौनी से कटा यानी कि दाखिल यानी कि खारिज हुआ, और दूसरे की खतौनी में जुड़ा यानी कि दर्ज हुआ। तो इसीलिए काटना और जोड़ना है, इसीलिए इसको दाखिल खारिज कहा जाता है। पहले खारिज किया जाता है, उसके बाद दाखिल किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। दाखिल खारिज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। दाखिल खारिज 3 प्रकार। अब इन तीनों प्रकारों को आप समझ लीजिए, पूरा प्रोसेस आप समझ जाएंगे। पहला है वसीयत, दूसरा है वरासत, और तीसरा है रजिस्ट्री। यानी कि जमीन आपके नाम से 3 प्रकार से होती है, ये तो आप जानते हैं। या तो वसीयत करवा लीजिए, या वरासत करवा लीजिए, या रजिस्ट्री। उदाहरण के लिए आपके पिताजी की जो जमीन आपको मिलेगी और पिताजी ने अपने जीते ही आपके नाम से वसीयत बना दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा ये पुत्र मेरी इतनी जमीन प्राप्त करेगा। मान लीजिए कि 3 बेटे हैं आपके पिता के, यानी कि आप 3 भाई हैं, लेकिन पिताजी ने केवल 2 को ही वसीयत में लिखा, तीसरे को नहीं लिखा। तीसरे को ये कहा कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मेरी जायदाद में इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो जिनको 2 लोगों को लिखा है, पिताजी के मरने के बाद उन्हीं 2 लोगों की वसीयत होगी, यानी उन्हीं 2 लोगों को जमीन मिलेगी। जिसको नहीं लिखा है उसको नहीं मिलेगी। तो वसीयत का मतलब कि जीवन काल में ही जमीन जायदाद का जिसके नाम से वसीयत कर दिया गया, यानी कि नामकरण कर दिया गया कि मेरी मृत्यु के बाद इनको मिलेगा, वही उनके नाम से होता है। और फिर जब इसका दाखिल खारिज होता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बिना किसी सिफारिश के ये लेखपाल के माध्यम से तहसीलदार अपने अपने आप ही कर देता है। वसीयत में कोई टेंशन नहीं होती है। अगला आता है वरासत। वरासत का मतलब कि मान लीजिए कि जिस जमीन की संपत्ति की वसीयत नहीं हुई है और व्यक्ति मर गया, तो उसके मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके संतानों में बांटी जाएगी। तो जब उसके संतानों में मिलेगी तो उसे वरासत कहा जाएगा, और इसमें बराबर बराबर मिलेगी। यानी कि अगर 3 पुत्र हैं, एक नालायक भी है, पिताजी नहीं चाहते थे कि उसको मिले, फिर भी उन्होंने वसीयत नहीं बनाई और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके मृत्यु के बाद वो संपत्ति तीनों पुत्रों में बराबर बराबर मिलेगी। वो जो पुत्र सही है वो ये नहीं कह सकते कि पिताजी इनको नहीं देना चाहते थे, इस आधार पर वो नहीं काट सकते, बराबर देना पड़ेगा। और ये वरासत है, और इसमें भी पिता का नाम हट करके बेटों का नाम चढ़ जाता है। यानी कि पिता के खतौनी से नाम खारिज हो गया और पुत्रों की खतौनी में नाम दर्ज हो गया, तो ये वरासत दाखिल खारिज हुई। तीसरा आता है रजिस्ट्री। जब आप जमीन को खरीदते हैं, खरीदने के लगभग 1 महीने के बाद दाखिल खारिज का प्रोसेस शुरू होता है, और ये तहसीलदार के यहाँ शुरू होता है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, इसका एक फॉर्म आता है दाखिल खारिज का। उसमें पूरा आपने जो रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री की फोटो कापी और कहीं कहीं ओरिजिनल भी सबमिट करके कार्यालय में देना पड़ता है, और 35 दिन का समय लगता है। 35 दिन का समय इसलिए रखा गया है ताकि तहसीलदार ये इंक्वायरी करा सके कि आपने जो जमीन खरीदी है वो दबाव दे करके तो नहीं खरीदी है, या गलत ढंग से तो नहीं खरीदी है, सही खरीदी है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं काम पूरा। तो उसकी जांच के लिए समय लगता है और 35 दिन का समय लगता है।
और अगर आप सही सलामत पाए गए, सब कुछ ठीक रहा, तब दाखिल खारिज कर दिया जाता है। यानी कि आपने जिससे खरीदा है उसके खाते से वो जमीन का नंबर हटा दिया जाता है और आपके खाते में जमीन का नंबर जोड़ दिया जाता है। इस पर एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक साधारण तरीके से समझा दूं। मान लीजिए कि ये खतौनी है, ठीक है। मान लीजिए ये ए की खतौनी है और ये बी की खतौनी है। ए की खतौनी में मान लीजिए कि इधर लिखा है जमीन, जमीन का नंबर है 15 और इधर लिखा है रकबा 0 या 2 हेक्टेयर। फिर यहां लिखा है 16 और यहां लिखा है 3 हेक्टेयर। मान लीजिए रकबा हेक्टेयर मतलब कितना खेत है, खेत का क्रमांक और खेत कितना है वो लिखा है। और बी के पास मान लीजिए कि ये 20 नंबर का खेत है और यहाँ पे 4 हेक्टेयर है इसके पास, ठीक। और ये 21 नंबर का खेत है और ये 3 हेक्टेयर है। अब मान लीजिए कि बी ने ए से 16 नंबर का खेत खरीद लिया, यानी कि रजिस्ट्री करवा लिया 16 नंबर खेत की। जब 16 नंबर खेत की रजिस्ट्री करवा लिया तो जब दाखिल खारिज होगा 35 दिन के बाद क्या होगा कि ए के खाते में जो 16 नंबर था वो अब हट जाएगा। 16 नंबर और 3 हेक्टेयर की जमीन ये खाली हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, यानी नई खतौनी में ये 16 और 3 हेक्टेयर नहीं रहेगा, सिर्फ 15 और 2 हेक्टेयर रहेगा। और यही चीज इनमें एक आगे जुड़ जाएगा और यही 16 और 3H यहां आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने खरीद लिया। तो जब ये नेट पर खतौनी चेक करेंगे, ऑनलाइन खतौनी चेक करेंगे ये, तो अब इनकी जमीन ये नहीं दिखेगी, सिर्फ इतना दिखेगा। और जब ये चेक करेंगे दाखिल खारिज के बाद तो इनकी जमीन जो 2 प्लाट थी, 2 जगह थी, अब 3 जगह दिखेगी। जमीन वही है, जमीन तो उठाकर ले नहीं जा सकते ना, जमीन वही रहेगी, लेकिन उसका नंबर भी वही रहेगा, रकबा भी वही रहेगा, लेकिन नाम बदल जाएगा मालिक का, उस मालिक के खाते में वो जुड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आप पूरी बात समझ गए कि जमीन कितने प्रकार की होती है और फिर जमीन, कौन सी जमीन बेची जा सकती है, कौन लोग बेच सकते हैं, कौन लोग खरीद सकते हैं, और बेचने और खरीदने के बाद दाखिल खारिज क्यों कराना जरूरी है। दाखिल खारिज अगर आप नहीं करवाएंगे तब आपके खतौनी में वो जमीन कभी भी दाखिल नहीं होगी, कभी भी दर्ज नहीं होगी, भले आपने रजिस्ट्री करवाई है। इसलिए दाखिल खारिज ही महत्वपूर्ण होता है। दाखिल खारिज करवा लिया, पूरा काम एकदम आपका पक्का हो गया, आपके खाते में वो जमीन का रकबा जुड़ गया। तो ठीक है, मिलते हैं कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा,